आपको क्या लगता है कि आप 1 मिनट या उससे कम समय में कितनी चीजें कर सकते हैं? जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो 1 मिनट समय की एक अत्यंत छोटी राशि के समान प्रतीत होता है। आप सोच सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप 1 मिनट में कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में कोई बदलाव आएगा। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि वास्तव में 40 कार्य ऐसे हैं जिनमें केवल 1 मिनट लगता है और जो आपके जीवन की गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए 1 मिनट में आप अपना बिस्तर बना सकते हैं, आप अपने बाथरूम के शीशे को साफ कर सकते हैं, आप अपने पैर के नाखूनों को ट्रिम कर सकते हैं, आप चावल, पॉपकॉर्न या इंस्टेंट कपकेक को एक मग में माइक्रोवेव कर सकते हैं, आप चार्ज करने के लिए अपने फोन को प्लग अप कर सकते हैं, आप अपने गंदे जूते, अंडरवियर या बर्तन उठा सकते हैं और उन्हें वहीं रख सकते हैं जहां वे हैं। आप अपने विटामिन ले सकते हैं, अपने पौधों को पानी दे सकते हैं या अपने बाथरूम में टॉयलेट पेपर को बदल सकते हैं। ये सभी कार्य अविश्वसनीय रूप से छोटे हैं, लेकिन वे आपको खुश कर सकते हैं और आपकी कार्य सूची में कुछ आवश्यक चीजें शामिल कर सकते हैं जिनसे मनुष्य अक्सर बचते हैं। लेकिन यह पुस्तक वास्तव में इनमें से किसी भी कार्य के बारे में नहीं है। यह छोटी सी सूची बस कुछ निःशुल्क सलाह है। इसके बजाय यह पुस्तक कुछ गहरी मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं के बारे में है जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। क्योंकि मनोविज्ञान में डिग्री हासिल करने और कक्षा में इन चीजों को सीखने में वर्षों का समय और अध्ययन लग सकता है, हजारों डॉलर का तो जिक्र ही नहीं। लेकिन मनोविज्ञान के अध्ययन और अभ्यास में लेखक के व्यक्तिगत अनुभव से लाभ उठाने में बहुत कम समय लगता है। उनके वर्षों के समय और अध्ययन के लिए धन्यवाद। आप कुछ त्वरित और व्यावहारिक पाठ सीख सकते हैं जिन्हें 1 मिनट में लागू किया जा सकता है। मुझ पर विश्वास नहीं है? बस पढ़ते रहो, क्योंकि इस सारांश के दौरान आप सीखेंगे कि हमारे जीवन में अधिकांश चुनौतियां उतनी गहरी या जटिल नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। वास्तव में वे सरल मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं में निहित हैं जिन्हें तुरंत समझा जा सकता है और अभ्यास में लाया जा सकता है। चैप्टर 1। खुश रहने से कई फायदे होते हैं। इससे आप अच्छा महसूस करते हैं और ये आपको सक्सेसफुल पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बनाए रखने में भी मदद करता है। खुश रहने से आप खुद से ज्यादा प्यार करने लगते हैं और बेहतर रिश्ते भी बना पाते हैं। खुश रहने से आपकी हेल्थ भी सुधरती है। ये आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, कई बीमारियों से बचाता है और एक लंबी और हेल्दी जिंदगी देता है। ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि ज्यादा पैसा कमाने से ज्यादा खुशी मिलती है। 1970 में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के फिलिप ब्रिकमैन के द्वारा की गई स्टडी ने ये साबित किया है कि सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है। ब्रिकमैन ने ऐसे लोगों को बुलाया जिन्होंने लॉटरी जीती थी। इन लोगों में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने लाखों डॉलर जीते थे। उन्होंने इन लोगों से पूछा कि जब उन्हें ये प्राइज मिला तो उन्हें कितनी खुशी हुई और उन्हें क्या लगता है कि उनका फ्यूचर कैसा होगा। ब्रिकमैन ने उनके रोज के रूटीन में आए बदलाव के बारे में भी पूछा। क्या उन्हें ज्यादा खुशी महसूस हो रही है? क्या वो अपने दोस्तों से मिलजुल रहे हैं या खुलकर हंस रहे हैं? इन सवालों का जो जवाब मिला उसने उन्हें चौंका दिया। लॉटरी जीतने वाले ये लोग आम लोगों से ज्यादा खुश नहीं थे, बल्कि जो लोग अपनी सिंपल जिंदगी जी रहे थे वो अपने रोज के रूटीन कामों को ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। ज्यादा पैसे से हमें ज्यादा खुशी क्यों नहीं मिलती? इसकी वजह सिंपल है। इंसान हर नई सिचुएशन में खुद को बहुत जल्दी ढाल लेता है। साइकोलॉजिस्ट इसे हेडोनिक एडेप्टेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक बड़ा घर या एक महंगी गाड़ी खरीदी। आपको शुरू में तो अच्छा लगेगा, लेकिन आपको इन नई ऐशो आराम की चीजों की आदत हो जाएगी और आप खुशी के औसत स्तर पर वापस आ जाएंगे। इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि स्टडीज ने साबित किया है कि हमारे खुश रहने का लेवल 50% जेनेटिक होता है। इसलिए हमारी 50% खुशी ऐसी होती है जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। इसके अलावा 10% एजुकेशन, इनकम और सोशल स्टेटस जैसे एक्सटर्नल चीजों से जुड़ा हुआ है। ये भी ऐसी चीजें हैं जिन पर हमारा कोई खास कंट्रोल नहीं होता। इस रिसर्च से एक अच्छी बात ये पता चली कि हमारी 40% खुशी हमारे रोज के कामों से मिलती है। इसलिए
कुछ चीजों को बदलने से आप हर रोज 40% ज्यादा खुश रह सकते हैं। जर्नल में लिखना, एक डायरी रखना, एक दूसरे की मदद करना और चीजों के प्रति शुक्रगुजार रहना ऐसी छोटी छोटी आसान एक्टिविटीज हैं जो आपकी खुशी को बढ़ा सकती हैं। परफेक्ट डायरी बनाने का फायदा उठाने से लिए आपको ये सीखना होगा कि एक्सप्रेसिव राइटिंग यानी खुलकर लिखने के जरिए नेगेटिव इमोशंस का सामना कैसे किया जाए। कभी कभी अपने दोस्त से अपने पास्ट के बारे में बात करने से कुछ नहीं बदलेगा। अपने नेगेटिव इमोशंस को नजरअंदाज करके हम कभी हील नहीं हो सकते। दूसरी तरफ एक्सप्रेसिव राइटिंग से हमें किसी सदमे से बाहर निकलने में और बिना इधर उधर की बातें सोचे चीजों को साफ साफ देखने में मदद मिलती है। ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजार होने का एटीट्यूड भी एक राइटिंग एक्सरसाइज की तरह है जो आपकी रोज की जिंदगी में खुशी लेकर आता है। जैसा कि लॉटरी जीतने वालों पर होने वाली स्टडी से पता चला कि जो हमें चीजें मिलती हैं हम बहुत जल्दी उनके आदी हो जाते हैं, इसलिए हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास पहले से ही कितनी चीजें हैं। एक ग्रैटिट्यूड जर्नल रखने से आपको अपनी जिंदगी की पॉजिटिव या अच्छी चीजों को याद रखने में मदद मिलेगी। अपने परफेक्ट सेल्फ के बारे में सोचना भी एक राइटिंग एक्टिविटी है जो खुशी के लेवल को बढ़ाती है। जैसे ये सोचिए कि फ्यूचर में आपकी आइडियल या परफेक्ट जिंदगी कैसी होगी। आपको जो भी दिखता है उसे डिटेल में लिखिए और आप देखेंगे कि कैसे आपका मूड अच्छा हो रहा है। ये सभी एक्टिविटीज सिर्फ 1 मिनट में की जा सकती हैं। स्टडीज से ये साबित हुआ है कि इन 5 एक्टिविटीज का इस्तेमाल करके अगर आप रोज कुछ मिनट जर्नल लिखते हैं तो आपकी खुशी बढ़ाती है और इंसान के मूड को पूरी तरह से बदल देती है। जैसे मंडे को उन 3 चीजों के बारे में लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। ट्यूसडे को अपने एक अच्छे एक्सपीरियंस को याद कीजिए और उसके बारे में डिटेल में सोचिए। वेडनेसडे को अपने फ्यूचर लाइफ के बारे में सोचिए। जितना हो सके उतना रियलिस्टिक रहिए और इमेजिन कीजिए कि आप जो पाना चाहते हैं वो सब आपने हासिल कर लिया है। थर्सडे को एक इंसान पर फोकस कीजिए और सोचिए कि उनसे बात करने का आपके पास ये आखिरी मौका है। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हुए एक लेटर लिखिए। फ्राइडे को पिछले दिनों को याद कीजिए और ऐसी 3 चीजें लिखिए जिनकी वजह से आपको खुशी मिली थी और क्यों मिली थी। अगर आप अपनी खुशी बढ़ाने के लिए पैसे का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक्सपीरियंसेस खरीदिए, चीजें नहीं। जैसे अपने दोस्तों के साथ बाहर डिनर के लिए जाइए, थिएटर में मूवी देखिए। आप ट्रेवल भी कर सकते हैं और दुनिया घूम सकते हैं। याद रखें कि चीजें खरीदने से आप लंबे समय तक खुश नहीं रहते हैं, लेकिन अच्छी यादें हमेशा के लिए आपके साथ रहती हैं और सुखमय बनता है। चैप्टर 2 क्रिएटिविटी। एलेक्स ऑसबॉर्न एक एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव हैं। उन्होंने बताया है कि अगर आपको क्रिएटिविटी बढ़ानी है तो आपको कुछ लोगों का एक ग्रुप बनाकर बिना किसी रोक टोक और क्रिटिसिज्म के उन्हें अलग अलग आइडियाज को ब्रेनस्टॉर्म करने चाहिए, यानी उनके बारे में सोचने के लिए मोटिवेट करना होगा। ऐसा करने से जितने क्रिएटिव आइडियाज एक इंसान डेवलप कर सकता है, एक ग्रुप उससे कहीं ज्यादा कर सकता है। ऐसी कई कंपनियां हैं जो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस का इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन नई स्टडीज में कुछ और ही पता चला है। इसमें यह साबित हुआ है कि जब लोगों को इकट्ठा किया जाता है तो वो एक दूसरे के भरोसे हो जाते हैं और अपना बेस्ट नहीं देते। वो काफी रिलैक्स्ड हो जाते हैं क्योंकि अगर वो काम ठीक से नहीं भी हुआ तो उसका सारा दोष किसी और के सर पड़ जाएगा। इसलिए सबसे क्रिएटिव सॉल्यूशंस को ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए लोग खुद को जिम्मेदार नहीं बनाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिएटिव बनने के लिए आपको अकेला रहना चाहिए। अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए सबसे पहली 1 मिनट की एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं वो है अपने कॉन्शियस माइंड को खाली करना। और ऐसा आप एक क्रॉसवर्ड पजल, सुडोकू या फिर वर्ड सर्च पजल खेलकर कर सकते हैं। इसमें आप अपनी एक ऐसी प्रॉब्लम को लिखकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं जिसे आप सॉल्व करना चाहते हैं। इसके बाद अपना पूरा फोकस एक पजल को सॉल्व करने पर लगा दीजिए। इसके बाद सीधा अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचिए। आप नोटिस करेंगे कि आपके माइंड में नए आइडियाज आ रहे हैं क्योंकि आपने कुछ मिनट के लिए अपने प्रॉब्लम के बारे में सोचना बंद कर दिया था। आप प्राइमिंग की एक्टिविटी भी कर सकते हैं। जब आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर ध्यान दे रहे हो तो कुछ देर के लिए उस सिचुएशन से खुद को बाहर निकालिए। ऐसा करने के लिए
आप म्यूजियम जा सकते हैं, कोई मैगजीन पीआईएच सकते हैं, ड्राइव पर जा सकते हैं या फिर कहीं टहलने भी जा सकते हैं। बस अपने ब्रेन को नए आइडियाज ढूंढने दीजिए और अपनी प्रॉब्लम और अपने नए एक्सपीरियंस के बीच कनेक्शन ढूंढिए। आप प्रॉब्लम को देखने का अपना नजरिया भी बदल सकते हैं। जैसे आप इसे एक बच्चे के नजरिए से देख सकते हैं। आप इज लाइक यानी के जैसा है रूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि ज्यादा कस्टमर्स मिलने से आपको बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा सडेरी छत पर गिटार बजाने वाले को ज्यादा पैसा कमाने पर लगता है। अब हम अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर का नाम है रिलेशनशिप। तो शुरू करते हैं। रिलेशनशिप्स एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी के लिए एक्टिव लिसनिंग यानी ध्यान देकर सुनना कम्युनिकेशन का एक असरदार तरीका है। इसमें आप अपने पार्टनर की परेशानी को अपने हिसाब से समझते हैं और उनकी फीलिंग्स को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हस्बैंड ड्रिंक करके घर आता है और फिर घंटों टीवी देखता है तो उसे अपनी वाइफ की बात सुननी चाहिए। अपनी वाइफ की परेशानी सुनने के बाद उसकी बातों को अपने वर्ड्स में बदलकर उसे बताना चाहिए कि उसके बुरे बर्ताव से उसे क्या लगता है कि उसकी वाइफ कैसा फील करती होगी। थेरेपिस्ट और काउंसलर्स इस टेक्निक का अक्सर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या इससे सच में सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स बनाने में मदद मिलती है? 1990 में जॉन गॉटमैन नाम के साइकोलॉजिस्ट ने 100 नए शादीशुदा लोगों को स्टडी किया। उन्होंने इन कपल्स को 6 साल तक ऑब्जर्व किया। जॉन ने ये जानने की कोशिश की कि एक्टिव लिसनिंग से सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाने में मदद मिलती भी है या नहीं। उन्होंने इन कपल्स के बीच होने वाली बहस को रिकॉर्ड भी किया। जब जॉन और उनकी टीम ने इस डेटा को एनालाइज करना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप का एक्टिव लिसनिंग से कोई लेना देना नहीं है। इस स्टडी से ये भी साबित हुआ कि सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स 2 चीजों से बनते हैं। पहला, औरत एक प्रॉब्लम को सामने लाती है, उसे एनालाइज करती है और उसके लिए अलग अलग उपाय बताती है। दूसरा, एक आदमी बिना गुस्सा या चिड़चिड़ाहट के अपनी वाइफ की बात को सुनता और समझता है। जिस कपल में ये 2 खूबियां नहीं होती हैं, वो आमतौर पर अलग हो जाते हैं। अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए खुद को बदलने की कोशिश करने के बजाय हम कुछ सिंपल और आसान से स्टेप्स ले सकते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी ONF न्यूयॉर्क के रिसर्चर्स द्वारा की गई एक स्टडी से ये पता चला है कि एक कपल को साथ रहने के लिए नए और एक्साइटिंग एक्सपेरिमेंट्स करते रहना चाहिए। जैसे उन्हें डांस सीखना चाहिए, स्पोर्ट्स खेलना चाहिए और साथ में ट्रैवल करना चाहिए। अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए एक और टेक्निक है जो है जर्नलिंग करना। जैसे पहले दिन आप शुरू में 10 मिनट के लिए ये लिख सकते हैं कि आप अपने पार्टनर के बारे में कैसा महसूस करते हैं। अपने इमोशंस की गहराइयों में जाने की कोशिश कीजिए और खुलकर लिखिए। दूसरे दिन आप एक खराब रिलेशनशिप वाला कपल चुन सकते हैं और फिर वो 3 वजह लिखिए जो आपको लगता है कि उनके रिलेशनशिप को खराब कर रही हैं। फिर ऐसी 3 वजह सोचिए जो आपके रिलेशनशिप को उस कपल से बेहतर बनाती है। अगला चैप्टर है पेरेंटिंग। इस चैप्टर में यह बताया गया है कि बच्चों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। पेरेंटिंग 2004 में ग्लेन शेलनबर्ग नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट के लिए 6 साल के बच्चों को इनवाइट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट दी। उन्होंने 140 से ज्यादा बच्चों को 4 ग्रुप्स में बांट दिया। पहला ग्रुप था कंट्रोल ग्रुप, जिन्हें कुछ नहीं सिखाया गया। बाकी 3 ग्रुप्स को कीबोर्ड स्किल्स, ड्रामा और वॉइस ट्रेनिंग सिखाया गया। सभी लेसन पूरा करने के बाद सभी बच्चों ने एक इंटेलिजेंस टेस्ट दिया। स्टडी के रिजल्ट ने ये साबित कर दिया कि जिन बच्चों ने कीबोर्ड और वॉइस लेसन लिए थे उनके IQ में काफी सुधार हुआ था, लेकिन जिन बच्चों ने ड्रामा सीखा था उनके इंटेलिजेंस लेवल में कोई सुधार नहीं हुआ था। इस स्टडी से हमने ये जाना कि म्यूजिक एक बच्चे के ब्रेन के पावर को इम्प्रूव करता है, क्योंकि ये उन्हें सेल्फ डिसिप्लिन सिखाने के साथ साथ ज्यादा लंबे वक्त के लिए एक ही काम पर फोकस करना भी सिखाता है। इससे उनकी मेमोरी भी बेहतर हो गई थी। इसलिए अगर आप अपने बच्चे को इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं तो उसे म्यूजिक सिखाएं। पेरेंटिंग से जुड़ा दूसरा मुद्दा है प्रेज यानी तारीफ करना।
ज्यादातर स्टडीज ने ये साबित किया है कि अपने बच्चे के हर अच्छे काम के लिए उनकी तारीफ करने से उनका सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इन स्टडीज के हिसाब से पेरेंट्स को अपने बच्चों को इंटेलिजेंट, आर्टिस्टिक और सक्सेसफुल कहते रहना चाहिए और उनके साथ नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसी भी स्टडीज हैं जो कुछ और ही कहती हैं। वो कहती हैं कि तारीफ करना पेरेंटिंग से जुड़ा बेरढ़ा ही नेगेटिव तरीका है। तारीफ करने से बच्चे को कुछ देर के लिए तो अच्छा महसूस होता है, लेकिन फिर वो फेलियर से डरने लगता है। इससे बच्चा चैलेंजेस का सामना करने से दूर भागता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएगा। जैसे अगर आप अपने बच्चे को ब्रिलियंट बोलते रहेंगे तो उसे ये विश्वास हो जाएगा कि कुछ पाने के लिए उसे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। ये उसके मोटिवेशन और नए एक्सपीरियंसेस लेने की एक्साइटमेंट को कम कर देता है। ऐसा भी हो सकता है कि तारीफ करने से आपका बच्चा झूठ बोलने लगे। जैसे जिस बच्चे को पूरी जिंदगी इंटेलिजेंट कहा गया है, अगर उस बच्चे के खराब नंबर आते हैं तो वो अपने फेलियर को छुपाने के लिए वो अपने पेरेंट्स से झूठ बोलने के लिए मजबूर हो जाएगा। जब भी आपको अपने बच्चे की तारीफ करने का मन करे तो 1 मिनट के लिए रुकिए और अपने एक्शन के बारे में सोचिए। जैसे आपकी बेटी को अच्छे नंबर लाने के लिए बधाई देने के बजाय उसे ये समझाइए कि आप उसकी कड़ी मेहनत, उसके ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स और प्रेशर में काम करने की एबिलिटी पर कितना गर्व कर महसूस कर रहे हैं। अगर आपका बेटा किसी फुटबॉल टीम का हिस्सा बन गया है तो टीम का हिस्सा बनने के लिए उसकी तारीफ मत कीजिए, बल्कि उसकी ताकत, सहन शक्ति और सोशल स्किल्स की तारीफ कीजिए। आप अपने बच्चे से उसकी मेहनत के बारे में कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं। जैसे आप अपनी बेटी से पूछ सकते हैं कि उसने अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करना कहाँ से सीखा और पढ़ाई का इतना प्रेशर होने के बावजूद इतने अच्छे नंबर कैसे ला पाई। आप अपने बेटे से भी उसकी ट्रेनिंग स्ट्रेटजीज और अपने दोस्तों का दिल जीतने के लिए उसकी कम्युनिकेशन टेक्निक्स के बारे में पूछ सकते हैं। ये सवाल आपके बच्चे को उसके स्किल्स पर फोकस करने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए मोटिवेट करेंगे। बच्चे को डिसिप्लिन सिखाना भी बहुत जरूरी है। आप फोकस या फ्रीज गेम्स जैसी आसान एक्टिविटीज का इस्तेमाल कर ऐसा सकते हैं। जैसे म्यूजिक चलाइए और अपने बच्चे से म्यूजिक रुकने पर फ्रीज होने के लिए कहिए। आप अपने बच्चे को रिलैक्सिंग गानों पर स्लो डांस और फास्ट गानों पर फास्ट डांस करने के लिए भी कह सकते हैं। जैसे ही आपको लगे कि आपके बच्चे ने इसमें मास्टर कर लिया है तो अलग स्टेप की ओर बढ़िए। आप उन्हें बिल्कुल उल्टा करने के लिए भी कह सकते हैं, मतलब स्लो गानों पर फास्ट डांस करना और फास्ट गानों पर स्लो डांस करना। अपने बच्चे को सेल्फ डिसिप्लिन की ताकत समझाने का दूसरा तरीका है उसे वक्त की कीमत सिखाना। जैसे जब आप नोटिस करते हैं कि आपका बच्चा किसी काम पर बिल्कुल फोकस्ड है तो उससे पूछिए कि उसे क्या लगता है कि वो कितनी देर से कंसंट्रेट कर रहा है, और इस बात पर जोर दीजिए कि जब वो अपना पूरा अटेंशन किसी काम पर लगाता है तो वक्त कैसे गुजर जाता है इसका एहसास तक नहीं होता। आप उससे ये भी पूछ सकते हैं कि अपना मनपसंद काम करने के बीच में जब आपने उसे टोका तो उसे कैसा लगा। ये सवाल आपके बच्चे को ये सिखाएंगे कि डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट की क्या वैल्यू है। अगला चैप्टर है मोटिवेशन। चैप्टर 5। लेखक ने मोटिवेशन को बहुत ही अलग तरीके से डिस्क्राइब किया है। मोटिवेशन ये माना जाता है कि ऐसी कई स्ट्रेटजीज हैं जो मोटिवेशन को बढ़ाती हैं। जैसे हम ज्यादा काम करने के लिए खुद को मोटिवेट करने के लिए विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन की टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजीज उन लोगों में ज्यादा देखी जाती है जो प्रोडक्टिविटी की तलाश में रहते हैं, लेकिन स्टडीज ने यह साबित किया है कि ये स्ट्रेटजीज काम नहीं करती। इससे शायद आप थोड़े समय के लिए को अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन आखिर में आप घबराने लगेंगे, क्योंकि आप यही सोचते रहेंगे कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको और कितने काम करने होंगे। ये भी हो सकता है कि आप सपनों की दुनिया में ही जीते रहें और असल में कोई काम ही ना करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने मोटिवेशन को नहीं बढ़ा सकते। आप खुद को मोटिवेट करने के लिए कई टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बेहतर प्लान बनाइए, टाल-मटोल करना बंद कीजिए और डबल थिंकिंग का इस्तेमाल कीजिए। इस बुक के ऑथर रिचर्ड वाइसमैन ने एक बार मोटिवेशन की साइकोलॉजी को समझने के लिए एक स्टडी की। इस स्टडी के पार्टिसिपेंट्स के अलग अलग गोल्स थे।
कुछ लोग बेहतर रिलेशनशिप्स हासिल करना चाहते थे तो कुछ बेहतर करियर बनाना चाहते थे। जब स्टडी शुरू हुई तो ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स को लग रहा था कि उनमें अपने सपनों को पाने की काबिलियत थी। 1 साल के बाद इन पार्टिसिपेंट्स से पूछा गया कि उनमें से सिर्फ 10% लोग ही क्यों अपने गोल्स तक पहुंच पाए। रिचर्ड और उनकी टीम ने पाया कि जो 10% लोग सक्सेसफुल हुए थे, उन सभी में कुछ खूबियां एक जैसी थीं। पहला, इन सभी पार्टिसिपेंट्स ने अपनी जर्नी एक प्लान के साथ शुरू की थी। दूसरा, उन्होंने अपने गोल्स को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर किया था। दूसरे पार्टिसिपेंट्स ने अपने प्लान्स को अपने तक ही रखा था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो फेल हो जाएंगे। दूसरी तरफ जिन्हें सक्सेस मिली थी, उन्हें इस बात पर गर्व हुआ था कि उन्होंने अपने गोल्स को शेयर किया और अपने प्लान्स पर टिके रहे। तीसरा, जो पार्टिसिपेंट्स सक्सेसफुल हुए थे, वो खुद को ये याद दिलाते रहते थे कि जो वो पाना चाहते थे उससे उनकी जिंदगी कैसे बदल सकती थी। अपने परफेक्ट फ्यूचर को सिर्फ विजुअलाइज करने के बजाय वो अपने द्वारा उठाए गए हर स्टेप के फायदे के बारे में सोचते थे। चौथा, जिन पार्टिसिपेंट्स को सक्सेस मिली थी, जब भी उन्हें कुछ भी हासिल होता था, चाहे छोटा या बड़ा, वो खुद को रिवॉर्ड भी दिया करते थे। आखिरी और सबसे जरूरी खूबी ये थी कि वो अपने गोल्स और प्लान को लिखते थे और डिटेल में लिखते थे। अपने गोल्स को रियल रखने के लिए उन्होंने जर्नल, सॉफ्टवेयर और पिक्चर्स का इस्तेमाल किया था। 10 बातों की एक बात ये है कि अगर आपको अपने गोल्स को हासिल करना है तो आपको एक सही प्लान बनाने की जरूरत है। अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ अपने प्लान को शेयर करने की जरूरत है। अपने प्लान को हासिल करने से होने वाले फायदे खुद को याद दिलाते रहने की जरूरत है। जब भी आप कुछ हासिल करें तो खुद को रिवॉर्ड भी दें और सब कुछ लिखें। आप अपने जर्नल में इस मोटिवेशनल एक्सरसाइज को अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपना जनरल गोल लिखना है। अपने गोल को 5 स्टेज में बांटकर स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाएं। हर स्टेप को ठोस, रियलिस्टिक और टाइम बेस्ड रखिए। अपने पूरे गोल को हासिल करने के 3 सबसे जरूरी फायदों को लिखिए। इसके बाद ये सोचिए कि जब आप अपने गोल को हासिल कर लेंगे तो आपकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। इसके बाद जिन लोगों पर आप भरोसा करते हैं और जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं, उनके साथ अपना प्लान शेयर कीजिए। कभी कभी मोटिवेशन की कमी की वजह से आप हर चीज को टालते रहते हैं। स्टडीज ने ये साबित किया है कि टाल मटोल करना एक ऐसी चीज है जो ब्रेन को ये समझाती रहती है कि आपको वो काम नहीं करना चाहिए। जब हम कोई नया काम करते हैं तो हम इस बात से घबरा जाते हैं कि उसे पूरा करने में कितनी मेहनत लगेगी। कोई काम शुरू करने से पहले हमारा ब्रेन हमें कई वजह देता है कि हमें वो काम क्यों नहीं करना चाहिए। ये थकाने वाला काम है, ये काम बेकार है, मुझे शायद टीवी देखना चाहिए, मुझे थका हुआ महसूस हो रहा है इसलिए मुझे लेट जाना चाहिए। ऐसे बहानों की लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। लेकिन जब आप इन आवाजों को नजरअंदाज कर देंगे तो आपको बहुत शांति महसूस होगी। इसलिए टाल मटोल करने से बचने के लिए आपको एक काम को 5 मिनट तक करने के लिए खुद को मनाना होगा। जैसे ही 5 मिनट पूरे हो जाएंगे तो आप पाएंगे कि आप खुद ब खुद ज्यादा काम करने लगे हैं। डबल थिंकिंग विजुअलाइजेशन की ही तरह है। इस चैप्टर की शुरुआत में हमने सीखा कि विजुअलाइजेशन मोटिवेशन के लिए अच्छा टूल नहीं है, लेकिन अगर हम इसे सही बैलेंस में रखें तो हम अपने मोटिवेशन के लेवल को ही आसानी से बढ़ा सकते हैं। इसका एक ही रास्ता है कि आप एक खास गोल को पाने से मिलने वाले फायदे पर ध्यान दें और जो भी मुश्किलें आपके सामने आ सकती हैं, उन्हें ध्यान से स्टडी करें। जैसे एक बच्चे को परफेक्ट मार्क्स लाने पर फोकस करने के बजाय आपको उसे पढ़ने के प्रोसेस और रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने के लिए कहना चाहिए। इस तरह के विजुअलाइजेशन से उसे अपनी कमियों का सामना करने में और जरूरी कदम उठाने में मदद मिलेगी। अपने गोल्स को डबल थिंक करने और ज्यादा अचीव करने के लिए, खुद को मोटिवेट करने के लिए यहाँ 1 मिनट की एक्सरसाइज दी गई है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले खुद से अपना गोल पूछिए। इसके बाद उसके फायदों के बारे में सोचिए और उन मुश्किलों के बारे में सोचिए जो आपके सामने आ सकती हैं। हर फायदे और मुश्किल के बारे में डिटेल से सोचिए और उन्हें अपने जर्नल में लिखिए। कंक्लूजन, रिचर्ड वाइजमैन बहुत अलग तरह के साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने अपनी बुक में 1-1 मिनट की ऐसी प्रैक्टिस को एक्सप्लोर किया है जो किसी की भी जिंदगी बदल सकती है।
सबसे पहले आपने सीखा कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। आप जर्नल रखने, ज्यादा शुक्रगुजार होने और दूसरों के प्रति काइंड रहने जैसी रोज की आदतों को अपनाकर ज्यादा खुश रह सकते हैं। दूसरा, आपने सीखा कि अपने मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए आपको आगे के बारे में प्लान करना चाहिए, टाल मटोल करने से बचना चाहिए और डबल थिंकिंग भी करना चाहिए। डबल थिंक करने के लिए आपको अपने स्टेप्स के फायदों के बारे में सोचना होगा और मुश्किलों का अंदाजा लगाना होगा। तीसरा, आपने जाना कि ग्रुप में काम करने से क्रिएटिविटी नहीं बढ़ती है। क्रॉसवर्ड पजल, प्राइमिंग और के जैसा है गेम जैसी एक्टिविटीज आपकी इमेजिनेशन को बूस्ट करती हैं। चौथा, आपने सीखा कि अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना चाहिए। अपने पार्टनर की शिकायतें सुनते समय अपने दिमाग को खुला रखिए। जर्नल लिखना और नए एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस से जुड़ने से कपल्स का रिश्ता और मजबूत बनता है। पांचवा, आपने सीखा कि म्यूजिक से बच्चे की इंटेलिजेंस बेहतर होती है। आपने ये भी सीखा कि रिजल्ट्स के लिए तारीफ करने से कहीं बेहतर होता है कि बच्चे की कोशिश की तारीफ की जाए। आखिर में आपने सीखा कि एक ग्रुप सेटिंग में आपको अपनी चॉइस को बचाकर रखना चाहिए। हमेशा अपने जैसे लोगों का ऐसा ग्रुप चुनिए जिनका आप पर पॉजिटिव असर हो। अपने कॉन्शियस माइंड को खाली कीजिए और अपने अनकॉन्शियस माइंड को फैसला लेने दीजिए ताकि आप बेहतर फैसला कर सकें। आप किसी प्रॉब्लम को ठीक करके और अतीत को भूलकर अपने पछतावे को हैंडल कर सकते हैं। इस समरी में जो 59 सेकंड की एक्सरसाइज आपने सीखी हैं, वो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। अपने लाइफ के उस एरिया के बारे में सोचिए जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं और एक बार में सिर्फ एक टेक्निक को 1 मिनट के लिए प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी बदलाव कभी आसान नहीं होता, लेकिन 1 मिनट के इन एक्सरसाइज ने इसे आपके लिए बहुत आसान बना दिया है। बस अब इसे मुमकिन करने के लिए आपके अपने रोज के रूटीन में से सिर्फ 1 मिनट देना होगा।